अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, जो हमारा टॉपिक है वो है 7E। हुकूमत ने प्रॉपर्टी सेक्टर से 7E वसूल करने के लिए नया कानून पास किया ताकि जो डेड मनी है उसको बिजनेस में लाया जा सके। जो लोग प्लाट खरीद कर रख लेते थे और मुनाफा कमाते थे उस पर कोई टैक्स नहीं देते थे, उनसे टैक्स वसूली करने के लिए 7E लगाया गया, जिसके खिलाफ टैक्स बार भी सरापा एहतजाज बनी, प्रॉपर्टी सेक्टर भी बना। प्रॉपर्टी सेक्टर जिसको इमरान खान की हुकूमत में इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, जिसपे अरूज आ रहा था, जब ये टैक्सेशन हुई 236 थी, 236H जो लगा, उसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर क्या सूरत हुई। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या वाकई प्रॉपर्टी सेक्टर से जो रेवेन्यू हुकूमत इकट्ठा कर रही थी वो पहले से ज्यादा इकट्ठा किया जा रहा है, या पहले से ज्यादा अब जो रजिस्ट्रेशन है या प्रॉपर्टी की ट्रांसफर सेल परचेज है वो रुक गई है? इस पर आज गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है चौधरी खालिद महमूद साहब। आप चेयरमैन है DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के। चौधरी खालिद साहब, सबसे पहले सर आपकी तरफ, प्रॉपर्टी सेक्टर जिसको आप देखते हैं, आपका बिजनेस है, मौजूदा सूरत हाल क्या है? मौजूदा सूरत हाल अगर आप देखें तो लोगों के दफ्तर बंद हो गए हैं। अब तो पिछले 2 साल से रियल स्टेट का जितना बुरा हाल हुआ है, बल्कि अब तो मैं समझता हूँ कि DHA जैसे अदारे में यहाँ पे बड़े रिच हमारे प्रॉपर्टी रियल स्टेट एजेंट हैं जिनके पास बड़ी सेविंग थी। अब वो मजबूर हो गए हैं कि एक ऑफिस में 4 मिलके चीफ एग्जीक्यूटिव बैठ के काम कर रहे हैं, जो कभी एक दफ्तर के अंदर 50 लड़के काम करते थे। जी, मुलाजमी तो ये इतना बुरा हाल है सर हमारा रियल स्टेट तो सेक्टर सबको पता है, पिट गया सब। अब वो जिसके पास कोई सेविंग थी वो खा पी चुका है बेचारा। इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया जिस सेक्टर को, आज वो जब्बो हाली का शिकार है। और यहाँ तक जिस आप कह रहे हैं 50 जिसके पास मुलाजमीन थे, आज वो खुद बैठ के काम कर रहे हैं। खुद काम कर रहा है, बल्कि एक ऑफिस के अंदर, क्योंकि एक ऑफिस अकेला नहीं चला सकता, वो 4 5 मिलके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव एक ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, और वो ये हालात हैं। और दूसरी बात सर, सबसे बड़ी बात है कि ये अगर सेक्टर नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, हुकूमत का पहिया कहीं भी नहीं चल सकता। 70-80 इंडस्ट्रीज के साथ मुंसलिक है जो कारोबार इससे चलता है। बिल्कुल से। तो इसके बावजूद 7E टैक्स लगाया गया खालिद साहब, उसके बाद जो प्रॉपर्टी सेक्टर का सेक्टर उसके बाद बैठा है, या दूसरे को आप समझते को और टैक्सेशन है? अगर आप रियल स्टेट सेक्टर की हिस्ट्री को ले तो 2016 से इसके ऊपर बुरा हाल है। FBR के टैक्सेस लगे थे सर, 2016 से इन्होंने गला बंद किया है। वो करते कराते इंडस्ट्री का दर्जा देने की क्या जरूरत थी, बल्कि मैं तो समझता हूँ इसको इतनी डबल टैक्सेशन कर दी गई है। अब जो 7E की बात आप कर रहे थे, ये तो डबल टैक्सेशन है, ये तो जस्ट लाइक कैपिटल गेन टैक्स है, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स दे के पहले प्रॉपर्टी परचेज कर चुके हैं और उसके ऊपर फिर आप टैक्स मांग रहे हैं। अब किसी ने घर बनाना है, वो प्लॉट ले लिया है, वो अगर 2 साल घर नहीं बना सका, बल्कि तो अब तो लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है। जो गाड़ी पे था वो साइकिल पे आ गया बेचारा, और जो 1 कनाल का बजट लेके आया था वो आज मेरे ख्याल में 5 मरले का घर नहीं बना सकता। तो अब उस प्लॉट के ऊपर भी वो कहते हैं हमारा सालाना टैक्स दिया सब, लेकिन वो एक प्लाट के ऊपर तो नहीं था, जिनके 10-10 प्लाट, 15-15, 20-20 प्लाट जिन्होंने लोगों ने खरीद कर रखे हुए थे और डेड मनी की हुई थी, उनके लिए तो ये वो बाले जान बना ना, दूसरों के लिए तो नहीं जिनका एक प्लाट था। देखिए सर, आप प्लॉट तो कोई प्रॉफिट नहीं देता ना, जब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर तमाम अपने चार्जेस वसूल कर लिए हैं, तो अगर उसके पास प्लॉट पड़े हैं तो ऑलरेडी वो नेट में गया है, उसने तमाम टैक्सेशन जो गवर्नमेंट लगाई वो पे करके उसके अंदर उसने प्लॉट रखे ना। कोई भी कारोबार चलता ही ट्रेडिंग के ऊपर है, तो जब आप ट्रेडिंग रोक देंगे तो फिर क्या काम चलेगा? तो बिल्कुल रुक जाएगा सर। वो तो चलो, जिंदों से तो पहले तमाम टैक्स वसूल किए जा रहे थे, प्रॉपर्टी सेक्टर से तमाम टैक्सेस वसूल किए जा रहे थे। अब मुर्दों से जब टैक्स लेना फैसला किया तो उन्होंने उसके बाद काम खराब हुआ। तो वही बात आप सर कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि जो अब किसी की इनहेरिट प्रॉपर्टी है या किसी के पास प्लॉट्स पड़े हैं या उनके फैमिली में से मिले हैं, वो सबको सब उन्होंने इकट्ठा कर दिया। और फिर दूसरी बात सर ये है कि इसकी जो टैक्स लेने का तरीकेकार भी बहुत गलत है। यानी आपको एक कमिश्नर के बगैर आपको ना तो एग्जेम्पशन मिल सकती है, उसका तरीकेकार इतना मुश्किल बना दिया गया, उसका पोर्टल इतना मुश्किल कर दिया गया ताकि आम बंदा उसको जल्दी फॉलो नहीं कर सकता। तो किस्सा मुख्तर क्या है कि वो एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो बंदा कहता है कि चलिए अब एग्जेम्पशन लेने की बजाय हम फौरी ट्रांसफर प्लॉट कराना है तो इसको टैक्स पे कर देते हैं। अच्छा, वैसे DHA के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, वो चीजों को जानते हैं, क्योंकि DHA इस पे खास तवज्जो रखता है, लेकिन जो आपसे हटके हैं उनका फिर क्या हाल होगा? देखें, DHA जो सोसाइटी है ना, पूरा लाहौर है, पूरा पंजाब है, अब पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं हमारे से अलहदा जितने भी रियल एस्टेट के ऑफिसर्स हैं, वो तो सारे बेचारे बंद हो गए, जिनके दफ्तर बिल्कुल फ्लॉप हो गए, और थाउजेंड के हिसाब से फैमिलीज बेरोजगार हुई हैं, और उससे आगे जो बच्चे उनके घरों में जो चूल्हा था वो सब बंद हो गया सर। इसमें हालात इतने बुरे हो गए कि बेरोजगारी बढ़ गई है। नहीं खालिद साहब, ये सिर्फ टैक्सेशन की वजह से या जो शरायत रखी गई उसकी वजह से है? भाई ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर या सेल करनी है, परचेज करनी है, जो शरायत रखी गई है उसकी। देखिए, एक प्लाट की कीमत फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए है, उसके ऊपर 25 लाख टैक्स तो नहीं बनता ना। तो 20 से 25 लाख अगर उसका आप टैक्स लीजिए, फाइलर की बात कर रहा हूँ मैं, सेलर और बायर का अगर टैक्स मिला दिया जाए, उसका गेन टैक्स, वो उसका एडवांस टैक्स, सारी चीजें मिला के 7E मिला के अगर 20-25 लाख उसके ऊपर खर्चा आएगा, तो वो क्या ट्रेडिंग करेगा उसके ऊपर, क्या उसके ऊपर। ओवरसीज की बात हो रही है खालिद साहब, क्योंकि आप तो सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, ओवरसीज को भी अब जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको भी 7E की
नोटिस किए गए थे। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? और दूसरा DNAFBP जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी थी, उसकी क्या सूरत हाल है प्रॉपर्टी सेक्टर की, और जो डीलर है उनकी क्या सूरत हाल है? सबसे पहले बात सर, ये जैसे बात हुई अभी 7E के ऊपर भी फैसल भाई ने बड़ा डिटेल सारी गुफ्तगू की है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा है जी जी, वो पाकिस्तान में बेचता था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन थी उसकी प्रॉपर्टी सेक्टर में, खास तौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर में आता था, वो पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू के प्लाट अंदर खरीद लिया अपने रिहायश के लिए, सर जो पैसा आता था। अब वो पैसा, बल्कि वो तो बड़ी दूर की बात है कि ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा भेजें, बल्कि पाकिस्तान से जो कैपिटल फ्लाई किया आपका, तुर्की, मलेशिया, दुबई, सबसे ज्यादा पैसा आपका गया। तो वो क्यों गया? उसकी एक ही वजह थी कि यहाँ पे टैक्सेशन इतनी हैवी किस्म की है, तो वहां पे आपको 4% दबे में आप प्रॉपर्टी देके ट्रांसफर कर लेते हैं, कोई वहां पे क्वेश्चन नहीं है, तो लोग वहां धड़ाधड़ पैसे भेज रहे हैं। अगर 2025 में भी हुकूमत ने यही रवैया रखी तो मेरे ख्याल में जो इकॉनमी में थोड़ा बहुत अगर है ना जान, तो वही खत्म हो जाएगी। इस वक्त जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ये बिल्कुल बैठ जाएगा, बल्कि लोग बंद कर देंगे, दफ्तर जैसे बंद हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल अभी जो अगर हुकूमत ने इसके ऊपर ना पॉलिसी बनाई तो बहुत बुरा हाल। अच्छा, वैसे प्राइवेट सेक्टर में ब्यूरोक्रेसी है, उसका भी बहुत बड़ा ये बिजनेस बन गया था, और फौज के रिटायरमेंट के बंदे या फौज में वो भी अपने प्लाट्स लेते थे। दूसरा ओवरसीज की कंट्रीब्यूशन तो थी, इनकी भी थी, तो कोई भी आवाज नहीं उठाता उस। लेकिन जब लोकल ट्रेडिंग आपकी रुक जाए, लोकल आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो आपका बैंकों में चला जाए, आपका बैंकों में इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो, तो कौन है वो जो प्रॉपर्टी में लगाए या कहीं और किसी बिजनेस में लेके जाए? तो सबसे बड़ा मसला तो हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था, लोगों ने बैंकों में पैसा रखना ज्यादा पसंद किया, बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे अगर उनका थोड़ा बहुत जो रेमिटेंस पाकिस्तान में आई वो भी फिक्स डिपॉजिट में गई उनके पास ना। तो दूसरी बात है कि ओवरसीज के लिए इन्होंने कोई खास, हमारा पहले से भी मुतालबा रहा है कि इनको आप एज ए फाइलर कंसिडर करें, इन्होंने किया, लेकिन उसका तरीकेकार भी इतना मुश्किल बना दिया गया। वही बात कि आपने पहले ये होता था कि आप एक पोर्टल में जाएं, उसमें जाके आप फाइलर का टैक्स जनरेट हो जाता था। इन्होंने ओवरसीज का कोई ऐसी पोर्टल नहीं इन्होंने बनाया था, बल्कि जो कोई अदारा था वो कहता है कि आप फाइलर का जनरेट हो जाएगा, आपका वो टैक्स ले आए, उसके बाद जो तमाम डॉक्यूमेंट्स ओवरसीज पाकिस्तानी की गई, वो पाकिस्तान में कितनी देर रहा, उसके वो पासपोर्ट की एंट्री एग्जैक्ट जो भी इन आउट था, तो सारी दे के एक मुतलका अदारा, फॉर एग्जाम्पल DHA था, वो उसको अगर उसमें कोई एग्जम्पशन मिल सकती थी एज ए फाइलर के तौर पे तो उसको कंसिडर कर लेता था। अब इन्होंने पिछले दिनों एक और नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि जी वो तो कमिश्नर के अलावा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी टेस्टेशन जरूरी है, तो उसके अलावा कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं ट्रांसफर करेगी प्रॉपर्टी जब तक कि कमिश्नर का सर्टिफिकेट वहां पे नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल में वो ऐसा बना दिया कि जैसे वो लोग बिल्कुल DNAFBP का भी सर्टिफिकेट आपको लेना। DNAFBP की बात कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उनके ऊपर है। तो प्राइवेट सेक्टर भी जो प्रॉपर्टी वाले डीलर हैं ये भी तो सर्विसेज देते हैं जी, वो जो सर्विसेज प्रोवाइडर है हमारे जो रियल एस्टेट एजेंट है, उसको ये इसके अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ताकि ये था ना कि सबसे पहले ये चूंकि हमारे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, FATA वालों की ये शर्त थी कि जी इनको इस तरह एक मॉनिटर किया जाए ताकि कोई ट्रांजेक्शन कैश में ना हो। उसकी कोई लिमिटेशन थी कि 50 लाख से ऊपर अगर होगा तो उसके ऊपर ये कदगन आएगी, तो वो एक अलग से बात है। खालिद साहब, क्योंकि आपकी उम्र इस लाइन में गुजर गई, आप क्या समझते, वाकई इतनी ब्लैक मनी है सेक्टर में जिसको हुकूमत इतनी कदगन लगा रही है? सर ब्लैक मनी अब कैसे कह सकते हैं, कैसे ब्लैक मनी हो सकती है? ब्लैक मनी अगर आप इन्होंने रोकने तो ट्रेडर्स के ऊपर रोके, जो कहीं पे कहीं फाल ही नहीं करते, उनके ऊपर टैक्स लगाए। हम कब कहते हैं कि ना लगाए? तो प्रॉपर्टी के अंदर जो बंदा प्लॉट लेता है तो बकायदा एक FBR में रजिस्टर्ड होता है, बकायदा FBR का टैक्स पे करता है, वो उसका स्टैम्प ड्यूटी पे करता है, वो दारों के तमाम टैक्सेस पे करके प्लॉट रखता है। कितने फीसद लोग होंगे जो इस कारोबार में मुंसलिक है? एक जन प्लॉट ले लिया, कुल 2 लाख या 2 लाख रुपए बचे, आगे सेल कर दिया, फिर खरीद लिया, वो कितने फीसद होंगे लोग ज्यादा से ज्यादा? पहली बात तो ये है कि जो रियल एस्टेट के अगर आप ऑफिस की बात करें तो तकरीबन 8 से 10 हजार ऑफिस हैं जो लाहौर के अंदर फाल करते हैं, 2,5-3 हजार ऑफिस हैं जो DHA के अंदर फाल करते हैं। जब ये बंद होंगे तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, हजारों घरों का तो चूल्हा बंद होगा, चूल्हा बंद हो जाएगा। और फिर मुझे ये बताएं कि सर अगर किसी बंदे ने एक प्लॉट लेना है सारी जिंदगी, उसके घर बनाने का प्रोसीजर ही मुश्किल आपने बना दिया, तो उसकी सेविंग जब वो बेवा है या उसके और उसको भी तो आपने उसी जुमरे में ले लिया ना। तो यानी पॉलिसीज इतनी टफ कर दी गई है, यानी आसान नहीं है, मुश्किल बना दिया। आशिक साहब कह रहे थे वो टैक्स अमेंडमेंट बिल 2024 अगर आ रहा है उसमें तो प्रूफ भी देना पड़ेगा पैसा कहाँ से आया है, फिर क्या होगा? देखिए ये तो पहले भी था, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो पता अपने ATN लिस्ट में ना NTN लेता था, अपने वेल्थ स्टेटमेंट भरवाता था, जो उसने भर दिया तो कबूल, काबिल कबूल। अब तो पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। नहीं वो देखें वो ठीक है, हमें उसमें मैं नहीं कहता कि ये टैक्स गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए, जो टैक्स बनता वो लेना चाहिए। अच्छा, हमारा ये कि तरीकेकार इतना मुश्किल बना दिया गया कि आम बंदा वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा कोई फोरम है जो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड ऐवान तक आपकी जो आवाज पहुंचाता हो, जो आप
आपके जो असल मसाइल है उनको उजागर करके आपके जो मसाइल है उनको हल किस तरह किया जा सकता देखिए जी, हमारा तो ये मीडिया आप लोग हैं हमारे लिए, तो जो मतलब हमारी बात को जो पहुंचाते हैं, जो हमारी आवाज है वो मीडिया ही है, मीडिया के थ्रू ही है। दूसरा ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहां से भी हम कोशिश करते हैं कि अपने इश्यूज वहां पे डिस्कस करें, उनके साथ जो हुकूमत तक पहुंचाएं। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह ये कुछ पॉलिसी बना रहे हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को जो चलेगी इंशाल्लाह। उम्मीद तो बड़ी है अल्लाह के घर क्या कि उम्मीद 2025 क्या में उम्मीद को नजर है कोई? तो हाउसिंग के ऊपर उन्होंने एक कायमा कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो उसमें भी उम्मीद की किरण है कि ये हमारा जो अगर हाउसिंग सेक्टर चलता तो यकीनन रियल एस्टेट का सेक्टर भी साथ चलेगा। 2015 वाला प्रॉपर्टी सेक्टर वैसे अगर बनाना चाहे तो फिर क्या क्या चीजें दूर करनी पड़ेंगी? सर 2015 देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ लम्हा फिक्री है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये बात कही कि ये रियल सेक्टर के ऊपर तो या शायद ये अभी थोड़ा टैक्स इससे मजीद और बढ़ेगा। तो अब जब इसकी तरह की स्टेटमेंट आएगी तो मेरे ख्याल में टैक्स लेना तो दरकिनार, तो लोग खौफजदा होकर तो पैसे बाहर भेज देते प्रॉपर्टी थे। सेक्टर का सबसे ज्यादा पैसा कौन से मुल्क में गया? दुबई में सबसे ज्यादा पैसा सर आपका दुबई में गया। 2016 में गया। जी बिल्कुल, फिर आज तक हमारा सबसे ज्यादा पैसा दुबई में जा रहा है। कौन सा ऐसा टैक्स है जिसको खत्म कर दिया जाए तो जो सर एक वापस सिंपल पाकिस्तान टैक्स में लगा दिया जाए, दुबई है 4% है, टोटल टैक्स डाल दिया जाए। हमारे तो यहाँ अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये फेडरल का जो असेसमेंट और है, कमिश्नर की असेसमेंट और है, और जो एफबीआर की असेसमेंट और है, तो अभी तक हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकी कि एक ही टैक्स एक ही रेट पे ले दिए जाए। क्या आपने अगर स्टैम्प ड्यूटी देनी है तो उसकी परसेंटेज और रखा गया। सूबों में ये मुख्तलिफ रेट है। मुख्तलिफ रेट है। अब अगर डीसी रेट है तो वो पहले उसको समझाना पड़ता है सर डीसी रेट आपका ये है, इसका एफबीआर रेट ये है। यानी एक ही प्रॉपर्टी के आपके दो वैल्यूएशन है, जो रेट हो रहा है, डीसी रेट हो रहा है। तो मकसद ये कंफ्यूजन है ना, ये गवर्नमेंट खुद भी नहीं चाहती कि इस तरह के फैसिलिटेट करे ताकि लोगों को आसानियां पैदा हों, तो आप एक फिक्स टैक्स लगाते इस प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स फ्रॉड हो सकता है, हुकूमत से कर सकता है सेल परचेज करने वाला? नहीं सर, इसमें क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें देखें, जब एक बंदे का मुझे ये बताएं कि सर आपके पास 1 करोड़ रुपया, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, मुझे बताएं कौन सा कारोबार है जहाँ पे आप लगाएंगे करोड़ रुपया? आप बैंक में सूद रखेंगे? कोई जरूरी तो नहीं हर बंदा सूद पे पैसा लेता हो। तो आप कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कहाँ करेंगे? आप कहेंगे चले यार 1 करोड़ रुपया मैं एक प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ। चले आपने तमाम टैक्सेस भी दे दिए, तो फिर आपके ऊपर ये कदगन है कि जी आपने उसको बकायदा उसके ऊपर घर नहीं बना सकते, उसके ऊपर इतना ज्यादा आप, यानी आपने 25 लाख रुपया 1 करोड़ के प्लॉट के ऊपर आपने टैक्स भर दिए गवर्नमेंट के, तो क्या 25 लाख कितने सालों में कवर करेगी प्रॉपर्टी? अच्छा, तो आप तो उसको ट्रेडिंग सोच भी नहीं सकते। सूबा तो पहले प्रॉपर्टी के तमाम टैक्सेस वसूल कर रहा था, अब वो वफाक भी 7E वसूल करेगा। आप समझते हैं 7E को खत्म होना चाहिए? सर देखें, जैसे अभी फैसल भाई ने बड़ी डिटेल से बात की है कि तमाम जजेस ने जो इसके ऊपर जजमेंट दी है वो मुख्तलिफ है, कि वो मुख्तलिफ है, यानी कि एक मतलब हाई कोर्ट के 3 सूबों के जज एक जगह पे मुतफिक नहीं है, तो इट्स मीन कि यानी वो खुद हुकूमत कंफ्यूज है। तो फिर भी उसके बावजूद, जैसे मैं अभी थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जैसे अभी फैसल भाई ने कहा कि भी वो तो रिटर्न में अभी शायद आपको देना पड़ेगा, उसके 176 के तहत नोटिस आ रहे हैं लोगों को, जब भेजना शुरू कर देंगे, तो बाकी ट्रांसफर के टाइम पे तो वो सारे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, वो तो उसके ऊपर तो कोई रिलीफ नहीं, वो तो लोग पे टैक्स नेट में नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदता है वो तो आपको डबल टैक्स देके जाता है, फरोख्त कर रहा है वो भी आपको डबल टैक्स देके जा रहा है, इसका मतलब हुकूमत को रेवेन्यू नहीं चाहिए। सर हुकूमत को अब आंखें खुल जानी चाहिए मेरे ख्याल में, जो पिछले 2-3 साल से जो रेवेन्यू उनको गया है, जो शॉर्टफॉल है, अभी भी उनकी आंखें नहीं खुलेंगी, तो मेरा ख्याल है कि अब हमारी बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये हमारे मुल्क की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं होती लॉन्ग टर्म को। तो मतलब जो भी आता है, जो अफसर आता है, वो अपनी जॉब को देखता है कि मेरे यहाँ पे 1 साल है, वो देखेगा कि 3-6 महीने के लिए जो पॉलिसी बनाएगा, अगला आएगा वो 2-4-6 महीने के यानी हमारी कोई भी ऐसी पॉलिसी खास तौर पे फेवरेटिज्म है वो आप समझते खत्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। और दूसरी बात सर ये है कि इसके अंदर एक आपका जो अदारा है एफबीआर में, इसमें जो आपका सियासी मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पॉलिसी देखिए पूरी दुनिया में आप चले जाएं, कहीं भी जाएं, आपके जो टैक्सेशन है वो एक तसलसल का मतलब एक उसका अमल होता है। तो ये नहीं होता कि आप हर 3 महीने बाद कोई ना कोई नया ऑर्डिनेंस जारी करके लोगों को, अभी देखिए बजट आएगा, बजट में आपको और बताया जाएगा, बजट के बाद एफबीआर के अफसर आएगा वो और होगा, एफबीआर के अफसर पिछले अगले 6 माह तक नहीं आपको बता पाएंगे कि जी कौन सा टैक्स लगा, उसका तरीकेकार कौन सा है। तो इतनी कंफ्यूजन होती है हमारे, हर साल होती है, हमने हर दफा हुकूमत को कहा। बजट ही आता था, अब तो बजट के बाद भी आसार रोज नोटिफिकेशन इतने आते हैं, पता नहीं चलता वो क्या गया। सर वही कह रहा हूँ कि यदि कि अब ये अदारे इतने कंफ्यूज है, उनको खुद नहीं पता होता कि ये हमने टैक्स कैसे कलेक्ट कर, तो आवाम को कैसे पता चलता? खाला साहब क्या ओपिनियन आखिर में? जितने टैक्सेस ज्यादा कर दिए गए, जितनी हैवी टैक्सेशन हमारी, जितना वो कम करेंगे हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ेगा, और इससे कई गुना ज्यादा हुकूमत गेन कर पाएगी, और ट्रेडिंग होगी तो
पैसा निचली सतह तक जाएगा, हर घर का चूल्हा जलेगा, और हमारी इंडस्ट्री जितनी भी मुंसलिक है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन से मुतल्लक है, वो सारी की सारी जब रन होगी तो पैसा सर्कल में आएगा। तो खाला साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी 7E पर। हुकूमत अगर जितना भी आसानियां देना चाहती है, आसानियां देकर ही इस आवाम को भी, सेक्टर को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी दोबारा अपने अरूज पर ला सकती है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी होंगी, पहिया मुआशरत का पहिया चलेगा, बिजनेस एक्टिविटी चलेंगी तो रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू आएगा तो इस मुल्क चलेगा। अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा? अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।